राजेश भाई, मैं एक आपके पास आने से पहले मैं एक छोटा सा एक टेबल दिखा दूं। ये टेबल मैं दर्शकों को इसलिए दिखा दे रहा हूं कि ये 5 राज्य जहां पे चुनाव हो रहे हैं, वहां पे पिछले 2019 में एमपी की जो सीटें थी, वो अगर आप देखिए तो राजस्थान में 25 थी कुल सीटें, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17, मिजोरम में 1, कुल 83 सीटें थी। उस 83 सीट में बीजेपी के पास 65 सीटें हैं, करीब 78%। कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, लेस देन 10%। एनडीए एक है, वो जो मैं राजस्थान में जो पार्टी है, जन जेजेपी शायद, उसको मैं यही मान रहा हूं। और एक मिजोरम अपने को एनडीए का हिस्सा कहता है, इसलिए इन लोग को एनडीए में कर रहा हूं। इंडिया का 0 स्टेक्स है कहीं पे भी। अदर्स जो 10 हैं वो तेलंगाना और एआईएमआईएम का, तेलंगाना में चंद्रशेखर जी की पार्टी बीआरएस के 9, एआईएमआईएम का 1, 10। तो अदर्स में ये 10 हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए दिखाया राजेश भाई साहब आपको कि अब मुझे एक चीज बताइए, ये जैसे मैं इसका हूं कि इंडिया गठबंधन से एक फायदा जरूर हुआ कि लोग बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी चर्चा करने लगे। इंडिया गठबंधन जब तक नहीं शुरू हुआ था तब तक ये लोग बीजेपी के ऑल्टरनेटिव बार बार होता था, उसका ऑल्टरनेटिव कौन, उसका। दूसरा मुझे ये लगता है कि आपको क्या लगता है, जो नावेद शिको साहब कह रहे हैं कि ये ठंडा पड़ गया, ठंडा भले ही पड़ गया हो लेकिन आग जल रही है। कभी कभी वो रात में चूल्हे को तोप के रख दिया जाता है, बहुत कॉमन चीज है, उसको उल्टा करके रख दिया जाता है और सुबह फिर उसमें कोयला वोयला डाल के उतने ही जोर से कर दिया जाता है। तो कंजर्व ऑफ एनर्जी भी है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस ओपिनियन का हूं कि ये इलेक्शन अगर बीजेपी को ठीक से हरा दिया जाता है तो वो एक किक स्टार्ट कांग्रेस इंडिया गठबंधन सबके लिए होगा। और इन 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन का कोई स्टेक था नहीं, मतलब अदर देन कांग्रेस कोई स्टेक था नहीं। मैं एक ओवरऑल जरा पिक्चर आपसे ले लूं कि ये कितना जरूरी है था कांग्रेस के लिए। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, ऐसा है कि भारत में प्रतिपक्ष के बीच में आपसी गठबंधन या उनका कोई तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा बनाने की कवायद तो आज से नहीं है, हम 50 साल से देख रहे हैं। लेकिन जब जब भी कांग्रेस के खिलाफ ऐसे कोई गठबंधन बने तो हमने पाया कि बहुत ज्यादा लंबे चले नहीं वो। 77 का जो 77 का गठबंधन था वो भी, 89 का गठबंधन था वो भी, और उसके बाद कोई बहुत ज्यादा गठबंधन की जो अभी मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने देखा है कि उनके सारे जो पुराने गठबंधन के सहयोगी थे, शिवसेना और अकाली दल जैसे लोग, वो तक उनसे अब छिटक गए। तो इसका अर्थ ये है कि मेरा जो अनुभव है आनंद जी कि भारत में अभी तक गठबंधनों का जो आधार है वो वैचारिक नहीं रहा है। तो इधर हाल के वर्षों में जब हमने लगातार देखा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एक खास किस्म के अपने एजेंडे पर चल रही है, तो धीरे 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 अब जो इंडिया के बैनर तले जो आए हैं दल, तो सचमुच में जब आए थे तो हमें लगा था कि ये एक पहली बार ऐसे हो रहा है आजाद भारत में कि किसी वैचारिक धुरी पर दोनों गठबंधन, यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी हैं, दोनों टिके हुए हैं। अब दूसरी चीज ये थी कि देखिए, 2-3 बड़े संकट हैं इंडिया के भीतर, और वो एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं, कि जिनसे इंडिया के दलों को बहुत निपटने में बड़ी मैच्योरिटी और परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। अब विरोधाभास कैसे हैं? विरोधाभास देखिए, जैसे ये है कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जमाने में कांग्रेस का क्या जलजला था और कांग्रेस का क्या वैचारिक आधार था। सीटें और नतीजे परिणाम केवल एक तरफा होते थे। 90 के दशक के बाद से जब राजनीतिक अस्थिरता आई तो एक दलित वोट बैंक का एक जातीय आधार पर बीएसपी अलग हो गई, अपनी एक पार्टी उन्होंने जब कांशीराम ने बनाई, तो जो कांग्रेस का दलित वोट था वो खिसक के वहां चला गया। इसके बाद जो ओबीसी वाला जो था वो समाजवादी पार्टी ने ले लिया। तो दोनों गए वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर के। अब स्थिति ये है कि दोनों साथ भी आना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी, लेकिन हर हर हाल में उनको कांग्रेस के साथ ही आना है। और इसीलिए वो अखिलेश यादव कुछ भी कहें, अखिलेश यादव पहले विधानसभा में कांग्रेस के साथ एक बार अपना गठबंधन कर चुके हैं, जा चुके हैं, हमने देखा है। इस बार जो थी तो एक विरोधाभास तो ये है कि वो अपने
वोट बैंक को लेके भयभीत हैं, उनके अपने भीतर असुरक्षा बोध है कि अगर हमने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो जो हमारा वोट है कहीं वो खिसक के वापस कांग्रेस के पास न चला जाए, पहला भय। दूसरा जो विरोधाभास है वो ये है कि देखिए प्रादेशिक दलों की अपने अपने वोट बैंक अब स्थिर हो गए हैं। जैसे बंगाल में टीएमसी ने अपना किला भारतीय जनता पार्टी से लड़ाया और अकेले लड़ाया। बेशक तीसरे बंगाल में आपको याद होगा तीसरे दौर की जब मतदान हुआ था तो कांग्रेस ने फिर पीछे से सपोर्ट भी किया था। राहुल ने अपनी रैलियां रद्द की थी और भी कई जगहों से अपने प्रत्याशियों के साथ थोड़ा सा नरम होने की बात कही थी और एक फ्रेंडली मैच में बदल गया था। तो उस वजह से ममता का संघर्ष आसान हुआ था थोड़ा सा। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय आधार, जबकि हम देखते हैं कि अक्सर ये चर्चा की बात होती है कि इंडिया गठबंधन के पास चेहरा कौन सा है, तो यही 4-5 चेहरे तो नजर आते हैं। अगर हम अन्य दलों की तरफ देखें तो शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं या अखिलेश यादव हैं, यही 3-4 नाम हैं। कांग्रेस तो तब राहुल गांधी आएंगे अगर कांग्रेस को अपना स्पष्ट बहुमत मिलेगा, तभी राहुल गांधी या कांग्रेस का मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट उसमें आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे तभी आएंगे जब सारे दल उनको स्वीकार करेंगे। तो ये खैर आगे की बात है काफी। मैं उन विरोधाभासों की बात कर रहा था। तो ये विरोधाभास ऐसे हैं कि कोई अपने प्रादेशिक राजनीतिक हितों को अलग रख के और कांग्रेस के साथ कैसे गठबंधन करेगा, ये दूसरा भय है। तीसरा भय यह है कि देखिए अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा, जब हम जानते हैं कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर और काफी हद तक प्रत्याशियों की अपनी छवि के आधार पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने अंतर संबंध जो इंडिया के जो दल हैं, इंडिया में शामिल जो दल हैं, हमने देखा कि उनमें वो आपसी समन्वय भी नहीं था। ये अखिलेश यादव ने कहा कि हम रात 2 बजे तक 5 सीटों के बारे में मांग रहे थे, बैठ रहे थे, लेकिन उनसे, क्योंकि कांग्रेस की आदत उस तरह की है ही नहीं, कांग्रेस ने ये उनसे सवाल नहीं किया कि श्रीमान अगर आप हमारे साथ तालमेल करना चाहते थे तो आपने दनादन सूचियां जारी करना सूची क्यों कर दिया भाई? किस सीट पर? समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या जनाधार है, आप बताइए ना। इतना तो नहीं है कि वो सरकार बना सके। तीसरे दल की उपस्थिति है 4% वोटों के साथ, तो जिस दल के 4% वोट हों वो अपनी सूचियां पहले जारी करना शुरू कर दे और फिर बाद में बात करे कि हमारे को 5 सीटें चाहिए। तो ये जो बार्गेनिंग वाली बात है, ये लोकतांत्रिक नजरिए से मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी यही किया, वो इंडिया में होने का दावा भी करते हैं और वो उन्हीं सीटों पर उन्होंने पहले सूचियां जारी करना शुरू कर दी मध्य प्रदेश में, जहां की कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और मेरा तो माफ कीजिए स्पष्ट मानना हमेशा से रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधा संघर्ष है, डायरेक्ट फाइट है। वो उन राज्यों में कहीं नहीं जाती जहां 3 त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष है। यानी इसका उद्देश्य एक ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट पहुंचाना चाहती है। तो अगर इन अंतर्द्वंद्वों के साथ इंडिया गठबंधन चलेगा कि प्रादेशिक पार्टियां इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस से एक राइवल पार्टी के साथ की तरह बिहेव करें, ये बात तो नहीं चल सकती। आम आदमी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर कैंडिडेट क्यों उतारे जहां कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, और पहले उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने तो माफ कीजिए बात भी नहीं की। अखिलेश ने तो चलो 4-5 सीटों पर बात भी की, लेकिन बाद में जब हाईकमान ने बात की तो वो थोड़ा सा नरम भी पड़े। लेकिन मेरा मानना अखिलेश के मामले में यह है कि थोड़ा सा उनमें अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। थोड़ा उन्होंने वो अपने संघर्ष की जमीन उनकी वो नहीं है जो मुलायम सिंह यादव की थी। अभी भी वो परदेसी समझ से पड़े बढ़े विकसित हुए कॉन्वेंटिया कल्चर के एक राजनेता दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, आधुनिक समझ का होना कोई नकारात्मक या खराब बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जब अभी कल भी मैं एक शो में था, बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कहां जाएंगे, तो भाई साहब आपने 3 सालों में आप देखिए 19 के बाद जब दोबारा चुनाव आए हैं आप, तो अखिलेश यादव प्रतिपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी होने का दावा करते हैं। बीएसपी तो हम मान गए कि वो बीजेपी की गोद में बैठी है, लेकिन
आप तो सबसे बड़े प्रतिपक्षी दल हैं। आपने पिछले 5 वर्षों में कितना अपोजिशन की भूमिका, ताकतवर अपोजिशन की भूमिका निभाई है? नहीं निभाई है। वो हमने देखा है, किसानों पर अत्याचार होते रहे, महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठते रहे, कहां कहां उत्तर प्रदेश में समस्या नहीं आई। लेकिन अखिलेश यादव के संघर्ष का कोई आप एक आंदोलन बताइए जो अखिल उत्तर प्रदेश में उन्होंने खड़ा कर दिया हो, राज्य सरकार के लिए मुसीबत बन गई हो। तो एक तरफ वो संघर्ष भी नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ जिस गठबंधन में शामिल हैं उस गठबंधन को गरियाना भी चाहते हैं, खासतौर पर उस पार्टी को जिसके पास 12.5-13 करोड़ वोट हैं। तो भाई साहब 12.5-13 करोड़ वाली पार्टी से आप उम्मीद तो करिए, लेकिन जिसका 85 लाख या 90 लाख वोट बैंक आप लेके बैठे हैं, या करोड़ होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है मेरा ख्याल है। अगर करोड़ वोट बैंक लगे तो फिर धर्म किसका बनता है? किसका धर्म बनता है बात करने का? कि भाई साहब आप बड़ी पार्टी हैं, हमारा वैचारिक आधार समान है, ये 5-10 सीटें हमको मध्य प्रदेश में दे दीजिए, 1-2 सीटें हमको छत्तीसगढ़ में दे दीजिए, बिलासपुर वाला साइड जो पहले बीएसपी का ग्राउंड रहा है। तो अगर बीएसपी की कोई चांसेस होते तो वहां समाजवादी पार्टी दस्तक देती, बिलासपुर में, सरगुजा में और आसपास के इलाके में, या राजस्थान का कुछ गंगानगर का जो इलाका है, या जो बीकानेर का इलाका है, या जो उधर का इलाका है, जहां पर तीसरे दल के लिए थोड़ी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बारे में उन्होंने बहुत परिपक्वता से विचार नहीं किया। मैं नहीं जानता उनके सलाहकार कौन है, लेकिन कम से कम ये तो अखिलेश यादव को सोचना ही चाहिए था। मैं एक एक सीट का, चूंकि अभी समय कम है आपके पास, और मैं बता सकता हूं कि कहां उनको खड़ा करना चाहिए था उम्मीदवारों को, कहां नहीं खड़ा करना चाहिए था। वो उन सीटों पर भी गए जहां अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, अभी मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा था, उन सीटों पे भी गए जहां पे कांग्रेस अच्छे भले मतों से जीत रही थी। तो कम से कम इन हितों का तो उसको विधानसभा में ध्यान रखना चाहिए था। इतना तो वैचारिक आधार पर अगर एक धुरी पर आप खड़े हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए था। लोकसभा आने दीजिए, फिर देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में भी कोई एक बहुत परिपक्वता दिखाई देगी। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश में वापसी करने के लिए कोशिश करेगी। समाजवादी यादव अपनी पीठ पर हाथ नहीं धरने देंगे, तो झगड़ा चलता रहेगा। ममता बनर्जी अपना तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बचा के रखने की बात करेंगी, कांग्रेस अपना वापसी की बात करेगी, आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली में अपना वोट बैंक सरेंडर नहीं करेगी, कांग्रेस वहां अपनी वापसी की बात करेगी। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस कोई भजन कर रही है। कांग्रेस कोई मंदिर में आरती उतारने के लिए तो नहीं बैठी हुई है। तो वो भी राजनीति में है, ये भी सियासत में है। उन्हें ये चीज समझनी होगी इन दलों को व्यावहारिक धरातल पर, कि जिस तरह से भारत में प्रतिपक्षी एकता पहले भी खंडित होती रही है, अब अगर उनको बचाए रखना है तो एक बहुत ही व्यापक दायरे में दिलो दिमाग को समझते हुए डेमोक्रेटिक ढांचे को, क्योंकि अंतिम बात मैं अपनी कह के समाप्त करता हूं कि अगर भारतीय लोकतंत्र को आपको धड़कता हुआ रखना है तो पक्ष और प्रतिपक्ष में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पक्ष अगर ट्रैक्टर का पहिया है तो प्रतिपक्ष साइकिल का पहिया नहीं हो सकता। तो इस नाते अगर प्रतिपक्ष को मजबूत करना है तो भी इन सभी दलों को इतनी व्यावहारिक बुद्धि रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, फॉर्मूला खोजना होगा। अगर वो ये कहेंगे कि 13 करोड़ वाली पार्टी उनके पास आएगी तो शायद वो भ्रम में है, क्योंकि अगले चुनाव में 13 करोड़ के 15 करोड़ कांग्रेस के होने वाले हैं। जी राजेश भाई, मैं सीधे आपके पास आ जा रहा हूं। मुझे एक दो चीजें और बताइए कि ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस जो एक अपनी गारंटी कर रही है और उसको ठीक से परफॉर्म भी कर रही है, मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि 2024 का एजेंडा भी अब सेट होता जा रहा है, क्योंकि अब गारंटीज की बात होगी। आज जब राजस्थान की बात हालांकि शाम को करनी है, लेकिन मैं फिर भी कह दूं, मेरे कुछ राजस्थान के मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि जो जैसे आपके साथ जब मैं गया था मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना का लोग बहुत नाम ले रहे थे। लोगों को लग रहा था कि उसी तरह से राजस्थान में लोग अशोक गहलोत की ये जो 25 लाख रुपए मेडिकल वाली योजना है, लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर है। और उसका कारण लोग ये बता रहे हैं कि भाई आप भी अगर सरकारी अस्पताल में जाना चाहेंगे कि मेदांता में चाहेंगे, वहां पे कोई रोक नहीं है। 25 लाख तक की सीलिंग है, जिस अस्पताल में जाना चाहिए उस अस्पताल में जाइए और अपना इलाज करा लीजिए। इससे लोगों को एक मतलब बड़ी राहत मिली है। लोगों को लगता है कि मैं अब हमारे यहाँ एक दिक्कत भी है कि लोगों को लगता है कि महंगे अस्पताल में ही अच्छा इलाज होता है। ये हमारी भी दिक्कत है, आपकी भी दिक्कत है, हम सब लोग, हम जिस समाज से आते हैं उसमें दिक्कत।
मैं थोड़ा इस पे भी ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस या इंडिया ज्यादा क्रेडिबल लग रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के वादे ये हैं कि ये तो जुमला करते हैं, ये सब अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं, ये झूठ बोलते हैं, थोड़ा ये भी ज्यादा साफ होता जा रहा है। मैं इस पे भी एक जरा आपसे कंपैरिजन कर लीजिए दोनों का, एनडीए और इंडिया का। अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। आपके सवाल के दो हिस्से हैं, एक तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की उन दो योजनाओं के बारे में है जिनका असर कुछ कुछ मैदान में दिख रहा है। तो मैं संक्षेप में दोनों का उत्तर देके और फिर मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं। पहली बात तो यह कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ 1250 रुपए महीने मिल रहा है और 1,32,00,000 महिलाएं उससे लाभान्वित हो रही हैं, ऐसा दावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की ओर से। मध्य प्रदेश में कुल 2,72,00,000 महिलाएं मतदाता हैं। तो जो एक मतदाता की मानसिकता होती है और खासतौर पर महिला मतदाता की मानसिकता होती है, मैं आपको बताऊं कि 1,32,00,000 महिलाओं को जिनको मिल रहा है, वो जो महिलाएं हैं वो उनसे 1,40,00,000, चाहे वो एक घर की दो महिलाएं हैं, जिनको नहीं मिल रहा है। तो एक घर में दो महिलाएं जो हैं, वो आपस के जो रिश्ते हैं उनके, अब उनमें बिखराव शुरू हो गया है। वो कहती है कि ये हर महीने घर बैठे बिना कुछ काम किए 1,250 रुपए ले आती है और मुझे तो मिल नहीं रहा है, मुझे क्या फायदा है, तो मैं तो पंजे को वोट दूंगी। ये एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों गांव की तस्वीर में आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि लाडली बहना में उनको कोई बहुत ज्यादा इसलिए भी फायदा नहीं हुआ है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन जो जिनको मिल रही थी या विधवा पेंशन जिनको मिल रही थी, लाडली बहना के अंदर जो योजना है उसमें जो पैसे मिल रहे हैं उसमें माइनस हो जाते हैं, तो 200-300 रुपए से ज्यादा फायदा उनको नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो राजस्थान की स्वास्थ्य योजना है उसका कोई नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जिनको जो लाभ मिल रहा है वो लाभ मिल रहा है। जैसे लाडली बहना का एक नेगेटिव असर हो रहा है, एडवर्स असर हो रहा है, वैसा राजस्थान में नहीं हो रहा है। तो जो फायदा है वो अशोक गहलोत को फायदा है या पार्टी को फायदा है या उनकी सरकार को फायदा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो नुकसान है वो शिवराज सिंह को नुकसान है, क्योंकि शिवराज सिंह इस समय तलवार की नोक पर खड़े हुए हैं। हाईकमान उनको पसंद नहीं करता है और उन्होंने हाईकमान ने उनको बार बार अपमानित किया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कठिन है शिवराज सिंह चौहान के लिए कि लाडली बहना ट्रम्प कार्ड का उनको कितना फायदा मिलता है, ये मुझे थोड़ा सा संदेह है। इसमें फायदा मिल रहा है लेकिन क्या वो उतना निर्णायक है कि जो अभी कांग्रेस की बढ़त है वो उसको अलग करके और बीजेपी की सरकार बना ले, ऐसा मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन वाली बात, मैं एक बात रखता हूं। देखिए अभी जातीय गणना की जो बात आप कर रहे थे, कांग्रेस को सीधे तौर पर जो जातिगत आधार पर मतगणना की जो गणना की जो बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ तो इंडिया में शामिल गठबंधन के अन्य दलों को अधिक है बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस को कम है। बिहार में जेडीयू या आरजेडी है, या यूपी में समाजवादी पार्टी है, महाराष्ट्र में एनसीपी को भी काफी हद तक उसका लाभ होने वाला है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ये कोई पार्टी आप मान लीजिए कांग्रेस के साथ उस तरह से गठबंधन में नहीं रहेगी। तो ये मेरा मानना है कि ओबीसी का जो वोट बैंक बिखरा हुआ है वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और बाकी जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, वहां पर अब ध्रुवीकरण जो होगा उसमें शायद कांग्रेस अन्य दलों को फायदा पहुंचाते हुए अपना जो गठबंधन है, अपनी धुरी को मजबूत कर सकती है, ये मुझे लगता है। और इतना जो बड़प्पन दिखाने की बात हो रही है वो कांग्रेस दिखा रही है। तो एक तो बात मुझे है, और माफ कीजिए मैं एक हिस्सा आपके और था सवाल का, इसी सवाल का मैं भूल रहा हूं, अगर आप दोहराएंगे तो मैं बता देता हूँ। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ये जो गठबंधन का मामला है उसमें एनडीए बनाम इंडिया में इंडिया को ज्यादा क्रेडिबल माना जा रहा है कि इनकी गारंटीज हैं, लोग हैं। एनडीए और बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह को माना जा रहा है कि जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो डिलीवर नहीं करते हैं। इस तरह की भी एक धीरे धीरे वो सिंक कर रहा है, लोगों में ये बात आ रही है कि भाई ये बोलते कुछ है, करते नहीं। ये तो बात, इसमें तो कोई दो मत है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को ही हो रहा है। एनडीए में उनके अभी जो सहयोगी गठबंधन में जो दल हैं, उन दलों की तो छोड़ ही दीजिए,
अभी तो बीजेपी जहां जहां जा रही, जैसे वो बार बार वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो मैं मध्य प्रदेश में जिन स्थानों पे गया हूं और छत्तीसगढ़ में गया हूं या राजस्थान में जहां जिन सीटों के संपर्क में रहा हूं, वहां ये बात बहुत स्पष्ट और खुले तौर पर आई है कि मध्य प्रदेश में नहीं, शिवराज तो साहब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो जो कुछ गड़बड़ है वो मोदी जी की गड़बड़ है। तो अगर आप डबल इंजन की सरकार के लाभ आप लेना चाहते हैं, तो जो ठीकरा हार का है, जो फूटेगा वो भी एनडीए पे फूटेगा या बीजेपी पे फूटेगा। और मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों में नजर आ रही हैं। तो इन पार्टियों को आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, देखिए मैं आपको बताऊं कि 2,10,00,000 में गोंड आदिवासी संसार में सबसे ज्यादा भारत में, कई देशों में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन क्योंकि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही जमीनी तौर पर जुड़े हुए थे, तो जो गोंड आदिवासी हैं वो अगर अपने खुद लड़ेंगे तो शायद ज्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन अब वो उन्होंने महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर उन्होंने शायद अच्छा नहीं किया। तो एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनडीए में अंदरूनी आंतरिक भरोसे की कमी है। और जब से जेपी नड्डा ने बिहार में ये बात कही है कि प्रादेशिक दलों को हम खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएंगे, आपको मालूम है बहुत चर्चित उनका एक असंवैधानिक और आपराधिक बयान है कि भारतीय स्वस्थ लोकतंत्र जिस बात की, संविधान जिस बात की हिमायत कर रहा है, उसमें किसी पार्टी के खिलाफ खत्म होने की बात, शून्य कर देने की बात, शुरुआत में मोदी जी बोलते थे कि कांग्रेस विहीन भारत बना देंगे, बाद में उनको एहसास हो गया, अब आजकल नहीं बोलते हैं, उन्हें मालूम है कि कांग्रेस विहीन भारत कभी हो नहीं सकता, प्रतिपक्ष विहीन भारत कभी हो नहीं सकता। ऐसा तो तब हो सकता है जब कभी अंग्रेजों की सत्ता आ जाए या कोई मुगल बादशाह कोई आ जाए औरंगजेब की तरह, तभी संभव है कि अपोजिशन खत्म हो जाए। लेकिन इसका जो नुकसान है 10 साल की राष्ट्रीय एंटी इनकम्बेंसी का, नकारात्मक व्यवस्था विरोधी वोट का, वो नुकसान तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जी।